हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। जी, आज हम सब्जेक्ट एचएपी सेकेंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सेमेस्टर सेकेंड बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक, हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें नर्वस सिस्टम दिया गया है यूनिट फर्स्ट में। उसका ही आज टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पहला, और दूसरा एक्शन पोटेंशियल। यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड एक्शन पोटेंशियल। ओके, ये दोनों टॉपिक हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका मीन क्या है। आप इस शब्द में ही देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, कार्य। तो इलेक्ट्रिक के फंक्शन की बात होगी, इलेक्ट्रिक करंट के कार्य की बात होगी। और ये किससे संबंधित है, ये इलेक्ट्रिक करंट के कार्य? नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन के, क्योंकि हम बार बार अभी तक न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े हैं और उसमें इंपल्स जनरेट हो रहा था, ये बातें कर रहे थे। इंपल्स यानी कि करंट मिली वोल्ट में, ये भी बोल रहे थे हम लोग। ओके, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में यही पढ़ना है कि कैसे जो है इंपल्स जनरेट होता है, यानी करंट जनरेट होता है न्यूरॉन्स के अंदर और वो कार्य करता है। ओके, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है थोड़ा सा कि क्या है, क्यों है ना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। लेकिन उसी से रिलेट करके जो एक्शन पोटेंशियल है, ये मेन टॉपिक है। इसको एक्शन पोटेंशियल को समझेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है, तब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ न्यूरोसाइंस। Electrophysiology is the branch of neuroscience in which we study about electric signals of neurons, how to it transmitted, how to it generated, and how to it affect the molecule and cells functions in our body. Okay, हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि ये एक ब्रांच है, न्यूरोसाइंस का शाखा है तंत्रिका विज्ञान का, जिसमें हम न्यूरॉन्स के इंपल्स जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे जनरेट हो रहा है, और उसमें ये भी जांच करते हैं या समझते हैं कि ये कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स जो शरीर के अंदर अणु हैं, आयंस हैं, इनके वजह से प्रभाव पड़ता है, या इसका सेल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, और सिंपली अगर बोले तो बोल देंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। ओके, हाँ, यहां पे देखते हैं नीचे क्या है। इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वी बेसिकली स्टडी अबाउट, हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बेसिकली मूलतः अध्ययन करते हैं किसके बारे में? हाउ नर्व इंपल्स जनरेटेड, कैसे जो है नर्व इंपल्स जनरेट होता है। नर्व में यानी न्यूरॉन्स में जो तंत्रिका कोशिका थी, उसमें इंपल्स करंट कैसे उत्पत्ति होता है उसका। ठीक है, पहला पॉइंट, कैसे करंट जनरेट होता है न्यूरॉन्स में सीधे सीधे। दूसरा पॉइंट है हाउ स्टिमुली चेंज मेम्ब्रेन आयन कंसंट्रेशन। दूसरा है हाउ स्टिमुली चेंज मेम्ब्रेन आयन कंसंट्रेशन। जब हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें ये डिस्कस किए थे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर में, कि जब स्टिमुली यानी कि जैसे वाइब्रेशन आ रहा है, हमारे कानों के पर्दों पे पड़ रहा है, वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्टिमुली जनरेट होता है और नर्व वहाँ पे करंट जनरेट करते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम कुछ सुन पा रहे हैं, ये आवाज़ है, ये सब चीज़ें हम कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कि स्टिमुली जो बाहरी कोई भी फैक्टर है जो किसी चीज़ को बढ़ावा देने का काम करता है, वो कैसे आखिर आयन कंसंट्रेशन को चेंज करता है मेम्ब्रेन में। सेल्स के अंदर आयन कंसंट्रेशन, आयन्स यानी कि पॉजिटिव निगेटिव आयन जिस पे चार्ज है कोई, उसके कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा को कैसे बढ़ाता है या घटाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है आयन चैनल, हाउ स्टिमुली चेंज इनटू नर्व इंपल्स। स्टिमुली जो बाहर से आया है, एक वाइब्रेशन मात्रा आया और वो करंट के रूप में चेंज हो गया, कैसे। ये सब चीजें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। हाउ नर्व इंपल्स जनरेटेड, करंट कैसे जनरेट हो रहा है नर्व के अंदर, और हाउ स्टिमुली चेंज मेम्ब्रेन आयन कंसंट्रेशन, स्टिमुली की वजह से कैसे सेल्स के अंदर, सेल के कोशिकाओं के अंदर, न्यूरॉन सेल के कोशिकाओं के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर आयंस के कंसंट्रेशन कैसे चेंज होते हैं, या पॉजिटिव रहेंगे या निगेटिव आयंस रहेंगे।
ठीक है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक, अब देख लेते हैं यहीं पे आयन चैनल्स। ये तो टॉपिक में हमने लिखा नहीं है, फिर भी कहेंगे ये इंक्लूड है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि करंट वगैरह जनरेट कैसे हो रहा है आयन चैनल्स की वजह से। ये सीधे सीधे बोल सकते हैं स्टूमली और नर्व न्यूरॉन्स के बीच का बिचौला है, मीडिएटर है ना, स्टूमली, जो भी बाहर से हमें पता चलता है, और न्यूरॉनल इम्पल्स जनरेशन। ठीक, इसके बीच में आता है भैया आयन चैनल। स्टिमुली और न्यूरॉनल इम्पल्स जनरेशन के बीच में आ रहा है आयन चैनल। अब बीच में आ रहा है तो उसे जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी कि आखिर कैसे क्या हो रहा है। आयन चैनल को आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ परमिएबल डोर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग आयंस इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन। ओके, ये एक दरवाजा की तरह है, जिसके जो इसी की वजह से हो पाता है कि आयंस, पॉजिटिव या निगेटिव आयंस अंदर आ सकते हैं कोशिका के और बाहर जा सकते हैं। कोशिका को अगर इस तरीके से हम दिखा दें, ठीक, तो इसमें एक दरवाजे नुमा ऐसे रहता है चीज़ें, इसमें से यही जिम्मेदार है आयंस के अंदर आने के लिए और आयंस के बाहर जाने के लिए। ठीक, ओके, आपने कोशिका पढ़ा हुआ है, कोशिका के मेम्ब्रेन होते हैं जो बाहरी लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनसे मिलके बने होते हैं, वहीं पे आयन चैनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, इसमें लिखा है देयर आर 4 टाइप्स आयन चैनल्स। 4 तरीके के यहाँ पे आयन चैनल्स दिखाए गए हैं या लिखे गए हैं। लीकेज चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, लिगेंड गेटेड चैनल्स और मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। 4 तरीके के चैनल्स दिए गए हैं। लीकेज चैनल्स फर्स्ट है, दिखाया गया। आप कहीं भी लिख सकते हैं, चारों उलट पुलट के कहीं से भी लिख सकते हैं, बस 4 आपको मेंशन करना है। लीकेज चैनल्स, इसमें होता क्या है, इसमें फिक्स नहीं रहता कि कब चीज़ें चैनल्स ओपन होंगी और चीज़ों को आने जाने देंगी। लीकेज चैनल्स में जैसे मेम्ब्रेन को इस तरीके से बनाया जाता है, आपने बनाया भी है तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, लेकिन जब बड़ा भाई माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बीच में चैनल्स होते हैं। ठीक, बीच में चैनल्स दिख रहा है ना, मेम्ब्रेन के बीच में। तो लीकेज चैनल्स का क्या रोल है भैया, ये क्या करते हैं, आखिर कैसे क्या? 4 चैनल है, सब काम तो यही करेंगे कि आयंस को ले जाने और ले आने का काम करेंगे, लेकिन जब 4 नाम दे दिए गए तो चारों में कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ इनका अलग अलग काम होगा, है ना। गेट तो 4 ही है, 4 है, लेकिन कुछ अलग अलग काम इनके होंगे। जैसे हमारे घर में भी डिवीज़न रहता है घर का, दरवाजों का, कि यहाँ से ये सामान आ सकता है, यहाँ से इंसान आएंगे, है ना। कोई गाय भैंस रखा तो गाय भैंस इंटर कराएंगे, है तो सब आने जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी है 4। तो लीकेज चैनल्स में क्या खास बात है? लीकेज चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे गेट हैं जो अल्टरनेटली अपने आप कभी ओपन होंगे, कभी क्लोज होंगे अपने आप। कोई उनसे सडन कोई एक्शन वगैरह या बॉडी में चेंजेस के पे उन पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप अल्टरनेटली चेंज होते रहेंगे, ओपन होंगे कभी, कभी खुल जाए, कभी बंद हो जाएंगे। लीकेज में, लीक का मतलब ही समझ रहे हैं, लीक वर्ड से कि कभी चीज़ें रुक जाती हैं, कभी गिरते रहती हैं, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या हो रहा है? वोल्टेज, करंट से संबंधित कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, है ना, दूसरा चैनल। इसमें भी आएंगे जाएंगे ही आयंस, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, वही आए जाएंगे, चैनल्स ही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज करंट जब भी स्टिमुली की वजह से इंपल्स जनरेट होता है, एक इंपल्स जनरेट हुआ फिर दूसरा इंपल्स जनरेट होगा, तो इन दोनों के जनरेशन के बीच में ही वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन एंड क्लोज होते हैं। जब इंपल्स जनरेट होता है उसके वजह से मेम्ब्रेन पे
ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। जब जनरेट होंगे जब तो ये ओपन हो जाते हैं करंट, और नहीं तो फिर बंद हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब ऊपर की चीज़ें मिटा दीजिए, ज़्यादा चीज़ों को लिखने समझने में आसानी होगी। चलिए भैया, तो आपने दो चीज़ें समझ ली, लीकेज चैनल और वोल्टेज चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड से मतलब होता है कोई बाहरी चीज़, कोई बाहर की चीज़ है या फिर कोई जुड़ने वाली चीज़ है। लिगेंड जैसे रिसेप्टर होते हैं, अगर रिसेप्टर इस टाइप से है, रिसेप्टर आपको बताया जा चुका है। रिसेप्टर जो है एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, अणु है जो हमारे कोशिकाओं के झिल्ली पे पाए जाते हैं। तो ऐसे इस पे कुछ आया ऐसा चीज, ऐसे गोल सा, ये अब जाहिर सी बात है इसके शेप के अनुसार है तो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये लिगेंड हो गया, जो बाहर से आके कोई भी चीज जुड़ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ड्रग हो सकता है, ये सब चीजें, तो ये लिगेंड है। तो लिगेंड गेटेड चैनल लिखा भी है, तो जो भी शरीर में स्टिमुली जनरेट हो रहा है, स्टिमुली या फिर कोई भी केमिकल्स, इनके वजह से मेम्ब्रेन पे जो चैनल हैं वो खुलते और बंद होते हैं। ठीक, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, मैकेनिकली से सीधे सेंस है, फिजिकल, बाहर से कोई भी चीज़, जैसे हम हैं यहाँ खड़े, हमें कोई टच कर दे, ऐसे हमने पीछे हाथ किया तो भी ऐसे कोई, हम देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन कोई टच करेगा, तुरंत एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, हमें पता चलेगा, है ना। तो वहाँ पे तुरंत हाथों के पास जो न्यूरॉन्स फैले पड़े हैं, करंट जनरेट करने वाले, मैसेज ले जाने वाले ब्रेन तक, वहाँ पे स्टिमुली जनरेट होती है कि फोर्स लगा है, और उस फोर्स की वजह से वहाँ पे आयन चैनल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इंटर होती हैं आयंस और करंट जनरेट होता है और सब चीज़ें हो पाती हैं। सॉरी बात, 4 तरीके के चैनल्स एक दरवाजे नुमा है, परमिएबल झिल्ली की तरह है, जो आयंस के अंदर और बाहर जाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये अगर सेल्स है तो इसमें अंदर और बाहर जाने का काम आयन चैनल ही करवाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, जिसमें 4 तरीके के, लीकेज, वोल्टेज, लिगेंड और मैकेनिकली। लीकेज में था वो कभी भी ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। वोल्टेज गेटेड में था जब एक्शन पोटेंशियल या फिर इंपल्स जनरेट होते हैं उसी समय वो मेनली ओपन एंड क्लोज होते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल में जब शरीर के अंदर ही कोई चीज़ जब मेम्ब्रेन के पास पहुंचती है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर या फिर स्टिमुली, तो वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। और चौथे में था मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल सीधे सीधे फिजिकल, बाहर से कोई चीज़, जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, हमारे कान में आवाज़ जा रही है, तो भी वहाँ पे चैनल्स में हर जगह पे नर्वस सिस्टम फैला पड़ा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो रही हैं चीज़ें। ओके, ये 4 कंडीशन में ऐसी 4 चैनल्स वर्क कर रहे हैं। 4 चीज़ें लिखने का मतलब है कि चारों में कुछ अलग अलग कार्य करने की क्षमता होगी, है ना। ओके, हमने ये चीज़ें पढ़ लिया। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में जाना कि इसमें हम पढ़ते हैं करंट कैसे जनरेट होता है, कैसे क्या चीज़ें, ये जानते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ न्यूरोसाइंस। और 4 चैनल हो गए, ये जान लिया। अब इन चैनल के माध्यम से यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ये क्या है? एक्शन का मतलब ही समझ आ रहा है कार्य, कोई एक्शन लेगा, कोई कार्य करेगा, है ना। किसी चीज़ के प्रति हम एक्शन ले रहे हैं, कार्य। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि हमने रिपोर्ट लिखाया, आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि आपने इस पर कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे भी जब कोई चीज़ आ रही है तो उस पर क्या काम किया जा रहा है। और पोटेंशियल मतलब पावर, कितने पावर से कार्य किया जा रहा है। ओके, और ये जुड़ा हुआ किससे है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इलेक्ट्रिक से। चलिए देखते हैं क्या है। न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ इस अदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इवेंट कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ इच अदर, न्यूरॉन्स जो हैं, जो नर्वस सेल हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर मैसेज ले जाना ले आना, ये कर पाते हैं आपस में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा, करंट के द्वारा। और इसी घटना को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जो न्यूरॉन्स आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, मैसेज ले जाना ले आना, ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, इसी घटना को, इवेंट्स मतलब घटना, इंसिडेंट, इसी घटना को हम एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। अब क्यों इसे एक्शन पोटेंशियल कह दे रहे हैं? क्योंकि जो इंपल्स जनरेट हो रहा है, जो करंट जनरेट हो रहा है,
वो शरीर में ही हो रहा है, तो कितना प्रभावी होगा, कितनी तेज़ी से जनरेट होगा, कितना पावरफुल होगा, एक्शन कितना तेज़ी से मिलेगा हमें, ये उसी पे डिपेंड करता है। इसलिए उसे एक घटना बोल रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल, कार्य करने का पावर सीधे सीधे। ठीक है, अब बाहर से करंट तो दे नहीं रहे हैं कि हम ऐसे ही बोल देंगे कि हाँ हो रहा है, शरीर के अंदर ही जनरेट हो रहा है। और किसकी वजह से? पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की वजह से। अब देखते हैं एक्शन पोटेंशियल में 4-5 फेजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें 2 छोर हैं, अगर XY बोल दिया जाए तो ठीक है। इसमें इस साइड लिखा गया है मिली वोल्ट में करंट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट, ठीक है। इसमें 100 से +30 तक, -100 से +30 तक इंडिकेट किया गया वोल्टेज। आपने स्टेबलाइजर सुना होगा या देखा भी होगा, घर पे टीवी वगैरह के लिए रखा जाता है कि लाइट कम ज़्यादा भी हो तो मेंटेन किया जा सके, ताकि प्रॉपर टीवी को या जिससे भी इक्विपमेंट से हम उसे रिलेट करके रखे हैं, उसको करंट की सप्लाई प्रॉपर हो, कम ज़्यादा ये सब चीज़ मेंटेन होते रहे। तो उसमें भी माइनस में वोल्टेज, एक तो टीवी का लिखा जाएगा कि भैया इसको 240 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, तो ये तो उसका मेन है। अब इससे कम भी हो सकती है कभी कभी करंट, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे भी है, एक्शन पोटेंशियल के हम फेज में या फिर ग्राफ में देख रहे हैं, तो माइनस तक भी है और प्लस में भी है। ओके, 2 रेंज दिखाया गया, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इसमें आप समझ लेते हैं हम कि हो क्या रहा है भैया, इस ग्राफ का मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल से इसका क्या संबंध है, या इसी की वजह से कैसे हो रहा है। इसमें देखिए 4-5 फेज दिखाया गया है। रेस्टिंग फेज, या इसी को रीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, सॉरी पोलराइजेशन भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज को ही पोलराइजेशन भी बोलते हैं। फिर दूसरा फेज दिखाया गया है डीपोलराइजिंग फेज, तीसरा दिखाया जा रहा है रीपोलराइजिंग फेज, और चौथा दिखा रहा है हाइपर पोलराइजिंग फेज। ऊपर दिखाया गया करंट की रेंज और नीचे दिखाया गया टाइम, मिली सेकेंड, बहुत माइन्यूट सा समय लगता है, ज्यों का त्यों हो गया। अब सोचो, हम सोच रहे हैं कि हमें ये बोलना चाहिए, इसको देख के हम चाह रहे हैं हम डिपोलराइजेशन बताना, और हम बता दे रहे हैं, तो ज्यों का त्यों ही तो हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि 1 मिनट रुकना पड़ रहा है आपको, 1 घंटा रुकना पड़ रहा है। हाँ, तो एक तरफ है करंट और एक तरफ है टाइम। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है, रेस्टिंग फेज। जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसके पहले रेस्टिंग फेज आता है। रेस्टिंग फेज क्या है? रेस्ट का मतलब ही होता है आराम करना, कोई उस समय कार्य नहीं हो रहा है। तो वैसे ही सेल्स में भी होता है। हाँ, वो हो सकता है कि वो बहुत कम समय के लिए हो या बहुत ज़्यादा समय के लिए हो, है ना। हमारे जैसे पूरे बॉडी का रेस्टिंग फेज हम 6 घंटा 8 घंटा दे देते हैं सोने के लिए, वैसे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका भी रेस्टिंग फेज है। तो रेस्टिंग फेज इंडिकेट द नो इम्पल्स जनरेशन इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स में कोई भी उस समय करंट वगैरह जनरेट नहीं है, वो रेस्टिंग फेज में है, कुछ होगा नहीं। ओके, रेस्टिंग फेज देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है -70, उस समय कितना करंट रहता है या फिर वोल्ट रहता है, मिली वोल्ट में -70 मिली वोल्ट उस समय करंट रहता है रेस्टिंग फेज में, मेम्ब्रेन में। ओके, अपने करंट मारने वाली मछली का नाम सुना होगा। आखिर वो करंट कहाँ से, कैसे उसके शरीर में ही जनरेट होता है। तो ऐसी सेम चीज़ें हमारे शरीर में भी है, लेकिन इंटेंसिटी पावर कम ज़्यादा है। ओके, तो जब रेस्टिंग फेज में है तो वोल्टेज जो है -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से ये फर्स्ट स्टेज से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप ग्राफ देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये पहुँच रहा है अप्रॉक्स +30 तक ये पहुंच रहा है ग्राफ यहाँ पे। और वो पहुंचता क्यों है? स्टिमुली, जब भी हमारे शरीर में बाहरी फैक्टर स्टिमुली, वाइब्रेशन, टच, हीट, ये सब चीज़ें आते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं मेम्ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ एग्जर्ट हुआ है, कुछ फोर्स लगा है, सेंस हुआ है। तो उसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस, अब यहीं पे देखिए, अब चैनल का रोल, जो चैनल हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, चैनल का रोल यहीं पे दिखाया जाता है। अगर ठीक है, ऐसे सिंपली अगर हम बना दें न्यूरॉन सेल को, तो यहीं पे चैनल का रोल अब रहेगा। चैनल्स, आयन चैनल्स। अब जब स्टिमुली वहां पे बाइंड करता है डेंड्राइट से, देन
आयन चैनल्स की वजह से पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस में डिसबैलेंस, जरूरत अनुसार चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस इंटर करते हैं। पॉजिटिव आयंस यानी कि सोडियम Na पे प्लस चार्ज, ये इंटर करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टिमुली के आने की वजह से। और जब वो इंटर करते हैं तो इतनी ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे डीपोलराइजिंग फेज यानी कि करंट जनरेट होता है और +30 तक पहुंच जाता है। रेस्टिंग फेज में कुछ नहीं हो रहा है, -70 वोल्टेज का करंट वहाँ पे है रेस्टिंग फेज में। और जब ऊपर जब स्टिमुली वहाँ पे आया, जनरेट हुआ, उसके वजह से पॉजिटिव आयंस इंटर किए सेल मेम्ब्रेन के अंदर और वहाँ पे वोल्टेज जो है पहुँच गया +30 पे, जिसे डीपोलराइजिंग फेज बोलते हैं। डीपोलराइजिंग फेज का ही मतलब है सीधे सीधे इंटरिंग या इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस इन न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन, देन वोल्टेज इन मिलीवोल्ट रिच एट +30। ओके, हाँ। उसी में अब तीसरा फेज आ रहा है रीपोलराइजिंग फेज। अब करंट तो जनरेट हो गया, अब ऐसा थोड़ी है कि करंट जनरेट हो गया। अब मछली की हम बात किए थे तो मछली में जरूर थोड़ी हरदम करंट लगे, करंट जनरेट होते रहेगा, उसके शरीर को फील होगा, ऐसा कुछ तो थोड़ी होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी होगा, एक बार करंट जब जनरेट हो चुका है, +30 तक पहुंच चुका, कार्य होने लगा, अब मैसेजेस यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, इंपल्स करंट। देन रीपोलराइजिंग फेज, अब वहाँ पे इस करंट की मात्रा या इस करंट की पावर को ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए कि अब ये हो गया काम, अब बंद, तो रीपोलराइजिंग फेज स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे अब पॉजिटिव आयंस बाहर निकलेंगे, इफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस रिपोलराइजिंग में, कौन से मेनली सोडियम आयंस। और यहाँ पे अब क्लोरीन आयन Cl एंड पोटेशियम आयन, ये अब इंटर करते हैं रीपोलराइजिंग फेज में। रीपोलराइजिंग फेज में ये सब आयंस इंटर करते हैं, मेनली निगेटिव आयंस आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से करंट जो है अब फिर से लो, जो ऊपर गया था फिर से नीचे आएगा, उसकी मात्रा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर धीरे धीरे -70 तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये है रिपोलराइजिंग फेज। वहीं पे नीचे दिखा रहा है चौथा हाइपरपोलराइजिंग फेज। हाइपरपोलराइजिंग फेज, इसको आप सीधे सीधे रिफ्रैक्टरी फेज भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी फेज, जब जो रेस्टिंग फेज और दूसरा रीपोलराइजिंग फेज के बीच का जो गैप है उसी को हाइपरपोलराइजिंग फेज बोलते हैं। जैसे एक बार करंट जनरेट रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज, ठीक, और ये पहुंच गया रीपोलराइजिंग फेज में, रीपोलराइजिंग फेज, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की जो गैप है वो हाइपरपोलराइजिंग फेज हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो एकदम माइन्यूट सा समय है, हमें पता भी नहीं चलता, हम नाप भी नहीं सकते, लेकिन है, गैप है, ठीक है ना। और फिर उसी के बाद चौथे, अब फिर से जब यहाँ पे गैप हो चुका, रेस्टिंग फेज में फिर से आ चुका करंट, तो फिर से रेस्टिंग फेज स्टार्ट होगा, फिर वही चीज़ें स्टिमुली की वजह से डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन फेज और रेस्टिंग फेज, ये कंटिन्यूअस चलते रह रहा है, हर समय ये हो रहा है, तभी हमारी बॉडी एक्शन दे पा रही है किसी चीज़ के लिए, है ना। ऐसे ग्राफ अगर देखा जाए तो ऐसे चलती रह रही हैं चीज़ें। ओके, हाँ, तो हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिस्कस किया, चैनल्स के बारे में डिस्कस किया। चैनल्स का देख लीजिए, अभी यहाँ पे रोल पता चल गया, क्योंकि उसी की वजह से आयंस इंटर हो पा रही हैं और एग्जिस्ट हो पा रही हैं, जिसे इनफ्लक्स और इफ्लक्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये पांचों जो फेज है या 4 फेज अलग अलग जगहों पे इंडिकेट किया जाता है, 4 फेज 5 फेज, मैटर वही है, ठीक है ना। तो इन चारों फेज में वो वर्किंग हो पा रही है, एक्शन पोटेंशियल करंट जनरेट हो पा रहा है और हम हर समय कार्य कर पा रहे हैं, हम हर समय आपको हाथ हिला के दिखा पा रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ब्रेन से हमें सिग्नलिंग हो रही है कि हाथ से यहाँ पे इंडिकेट करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं, ज्यों का त्यों चीज़ें ये हो पा रही हैं। रेस्टिंग फेज, स्टिमुली आया, डिपोलराइजेशन हुआ, और फिर डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन हुआ, और फिर हाइपरपोलराइजेशन, और फिर से रेस्टिंग फेज, ऐसे कंटिन्यूअस वन बाय वन ये होते रह रहा है। ओके, आपने इस वीडियो लेक्चर में 2 टॉपिक डिस्कस किया, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल। हमने अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की, आशा करते हैं आपको समझ भी आया होगा। ओके, आपको ये इस टॉपिक का नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके, देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय बाय, गुड डे, थैंक यू।